Hello everyone, welcome to BioIS. Now we shall see our daily MCQs for 18th of July. So let's start guys. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आज़ाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट. This we have also covered in our current affairs module, so you should know this. Statement 1, the project is on Chenab River, and statement 2, it is being developed by Pakistan in collaboration with China. पहला स्टेटमेंट देखते हैं. द प्रोजेक्ट इज़ ऑन चिनाब रिवर. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ये प्रोजेक्ट है झेलम रिवर पे. अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स मॉड्यूल देखा है तो आपको पता होगा कि ये झेलम रिवर पे प्रोजेक्ट है. ओके. और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC फ्रेमवर्क के अंदर ये आता है. ओके. CPEC फ्रेमवर्क के अंदर आता है. झेलम रिवर पे और भी 4 प्रोजेक्ट्स हैं और उनके नाम है महल, कोहाला, फिर है हमारा चकोती हटियान. ओके. और लास्ट है हमारा करोत प्रोजेक्ट. ओके. तो ये सारे प्रोजेक्ट झेलम रिवर पे हैं. पांचवा हो गया हमारा आज़ाद पटन. ये 700 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा. एंड दिस लाइज इन द सुधनोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. नाउ द आज़ाद पटन, कोहाला एंड करोत प्रोजेक्ट ये तीनों CPEC के अंदर आते हैं. दीज 3. ओके. और बाकी सारे अलग हैं, बट ये 3 CPEC के अंदर आते हैं. आंसर हुआ हमारा B2 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now, question number 2 is India's first transshipment port was developed at which of the following state? A. Tamil Nadu, B. Maharashtra, C. Kerala और D. आंध्र प्रदेश. ये भी हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर्ड है. ओके भाई, सो प्लीज़ गो थ्रू आवर करंट अफेयर्स, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. आंसर है हमारा C. केरला. ओके. कोची जो हमारा पोर्ट है उसमें वलरपदम टर्मिनल. This is being developed as the first transshipment port of India. What is a transshipment port? It is a terminal at the port which handles containers, stores them temporarily, and transfers them to other ships for the onward destination. The Kochi International Container Transshipment Terminal, इसको बोला जाता है वलरपदम टर्मिनल, is also located strategically on the Indian coastline. तो केरला में है कोची पोर्ट, उसका जो वलरपदम टर्मिनल है उसको बनाया जा रहा है एज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. This is clear. Now let's move forward. Now question number 3 is Chris Gopalakrishnan committee, sometimes seen in the news recently, is related to A. Non-personal data governance framework, B. RBI surplus transfer to the government, C. Judicial reforms और D. prison reforms. आंसर है हमारा A. नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क. अब आप पूछेंगे नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है? तो कोई भी ऐसा डेटा जिससे आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके. ओके. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल. तो इसको हम बोलेंगे नॉन पर्सनल डेटा. अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक PDS शॉप है जहाँ से आपको राशन लेना है. तो आपका नाम रजिस्टर्ड होगा वहाँ पर, फिर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा. ओके. बायोमेट्रिक्स भी हो सकते हैं. फिर आपने कितना ग्रेन लिया उसका अमाउंट होगा, कितने पैसे आपने दिए वो अमाउंट होगा. अगर आपके नाम, फ़ोन नंबर और बायोमेट्रिक्स को हटा दिया जाए तो आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा. तो अगर इन 3 पैरामीटर्स को आप हटा देंगे तो आपका पर डे जो डेटा है वो हो जाएगा नॉन पर्सनल. इससे आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो ये था हमारा नॉन पर्सनल डेटा फ्रेमवर्क. नाउ जो गवर्नमेंट कमेटी थी अंडर क्रिस गोपालाकृष्णन, इसने नॉन पर्सनल डेटा को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ द पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, फिर आता है हमारा कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, एंड द थर्ड इज़ द प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके. सो आंसर हमारा ए नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क. इसके किसके अंदर में थी ये कमेटी? क्रिस गोपालाकृष्णन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 4 is Operation Muskan is related to A. To stop selling of unauthorized packaged drinking water. Statement B. To rescue rehabilitate missing children. C. To send relief to Bangladesh to help with the Rohingya influx. Or is it D. To evacuate Indian citizens and foreign nationals from Yemen. तो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश, इनने ये मुहिम चलाई है ऑपरेशन मुस्कान.
और ये है टू रेस्क्यू रिहेबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन, ऑप्शन बी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये स्कीम है और इसमें 1 महीने का एक्टिव कैंपेन होता है, 1 मंथ एक्टिव कैंपेन। और इस टाइम में जितनी भी जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, जैसे कि शेल्टर होम्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, बस स्टैंड्स, रिलीजियस प्लेसेस, उन सारे बच्चों को स्क्रीन किया जाता है बाय स्पेशल पुलिस टीम्स। और यहाँ पे ऐसे अगर बच्चे मिलते हैं जो अपने पेरेंट्स से छूट गए होते हैं या अगर स्मगल किया हुआ होता है उनको, तो उनको अपने पेरेंट्स से वापस मिलाया जाता है। ओके, स्पेशल पुलिस टीम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो आंसर है हमारा बी, टू रेस्क्यू रिहेबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Now question number 5 is bilateral trade and investment agreement BTIA is a free trade agreement between। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ओके, सो इसको फाइनलाइज करने के लिए हाई लेवल टॉक्स चालू की जा रही हैं, बट अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कि इन दो कंट्रीज़ या एसोसिएशंस के बीच है। ए इंडिया आशियान, बी इंडिया रशिया, सी इंडिया यूके और डी इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो आंसर है डी, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। Now, to revive talks on a free trade agreement, the two sides announced a high-level dialogue between the Commerce Minister, which is Piyush Goyal, and European Union Trade Commissioner Phil Hogan। ओके, जिससे हमारा जो बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ सके। ऑल्सो जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट हुई थी जिसमें पीएम मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे। ओके, 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट। वर्चुअल इसलिए हुई थी क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे अभी फिज़िकल समिट होना इज़ वेरी टफ। ओके, सो ये हुई थी, इसमें BTIA भी डिस्कस हुआ है। नाउ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि यूरोपियन यूनियन हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। EU इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और हम यूरोपियन यूनियन के 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इंडिया की रैंक है 9th ट्रेडिंग में। ओके, EU के साथ। तो आंसर हमारा डी, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। Statement 1, every year World Youth Skills Day is celebrated on July 15th। And statement 2, the theme for World Youth Skills Day 2020 is Skills for a Resilient Youth। दोनों ही स्टेटमेंट सही है गाइस, आंसर है सी, बोथ 1 and 2। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए। नाउ इट वाज co-organized by the permanent missions to the UN of Portugal and Sri Lanka together with UNESCO, ILO, that is the International Labour Organization, and Office of the Secretary General's Envoy on Youth। तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी, ये क्वेश्चन आने की संभावना वैसे तो कम है, बट स्टिल। इसी के साथ हमारे आज के MCQs ख़त्म होते हैं। विल मीट टुमारो। थैंक यू गाइस।